7 RCR में आज बात होगी एक छोटे कद के ऐसे बड़े नेता की जो दो बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। एक ऐसे नेता जिन्हें एक जमाने में नन्हा नेपोलियन कहा जाता था। बात हो रही है मुलायम सिंह यादव की। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह अब फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। साल 2014 में मुलायम सिंह का क्या ये मिशन क्या पूरा होगा? आज 7 RCR में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये अब तक पहली बार आ रहा है जो समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा। अगर थर्ड फोर्स की सरकार में आएगी तो थर्ड फोर्स में सत्ता बढ़ाता है समाजवादी पार्टी। एक बार के लिए मान लिया जाए कि चुनावी नतीजे ऐसे आते हैं जहां एनडीए सरकार नहीं बना पाती है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का कार्ड खेलती है और तीसरे मोर्चे को आउटसाइड सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी सूरत में क्या मुलायम चमत्कार कर पाएंगे या फिर 1996 और 1999 की कहानी दोहराई जाएगी? कर्नाटक के किसान नेता HD देवेगौड़ा ने 1996 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मुलायम सिंह को तब केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन अगर सजातीय नेता साथ देते तो मुलायम सिंह भी प्रधानमंत्री हो सकते थे। जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया वो हैं लालू प्रसाद, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और VP सिंह। मुलायम सिंह में ये टीस अभी भी बाकी है। दरअसल 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। बीजेपी के खाते में 161 सीटें आई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार किया था। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सिर्फ 13 दिनों बाद ही सरकार गिर गई। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अब सवाल यह था कि सरकार कौन बनाएगा। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 141 सीटें ही आई थी और वो खिचड़ी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। सबकी नजरें थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरफ। VP सिंह 1989 में भी मिलीजुली सरकार बना चुके थे। VP सिंह के घर तीसरे और वाम मोर्चे के नेता जुटने लगे, लेकिन VP सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया। VP सिंह ने CPM नेता और उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम आगे बढ़ाया। ज्योति बसु के नाम पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बसु पर अंतिम फैसला उनकी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो को लेना था, जिसने VP सिंह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सवाल ये था, ज्योति बसु अगर प्रधानमंत्री बनते उस समय तो 40 की संख्या लेकर 272 की सरकार को चलाने में जो हम चाहते थे लागू करें प्रधानमंत्री होने की वजह से, जो वायदे हमने किए थे लोगों को, वो हम पूरा नहीं कर पाते। अब ऐसी त्रिशंकु में ना फंसने की वजह से पार्टी ने यह तय किया कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ज्योति बसु के मना करने के बाद 2 अन्य नेताओं की चर्चा होने लगी। दोनों यादव, दोनों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य और दोनों JP आंदोलन से निकले हुए, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। लालू का नाम जितनी तेजी से उभरा उतनी ही तेजी से हाशिए पर भी चला गया। वजह थी चारा घोटाले में लालू का नाम। उधर मुलायम पर ऐसा कोई आरोप नहीं था। सांप्रदायिक ताकतों का डटकर मुकाबला किया था मुलायम ने, और वो मौलाना मुलायम के नाम से भी जाने जाते थे। मुलायम के नाम को वाम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत आगे बढ़ा रहे थे। सुरजीत का कद बहुत बड़ा था। तीसरे मोर्चे के सभी नेता उनका बहुत सम्मान करते थे। वाम मोर्चे की भी मुलायम के नाम पर सहमति थी, लेकिन मुलायम सिंह का नंबर नहीं लग सका और लॉटरी खुल गई HD देवेगौड़ा की। मुलायम को आज तक मलाल है कि लालू ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर उस समय लालू और शरद यादव साथ देते तो बात बन भी सकती थी। माननीय मुलायम सिंह यादव
सीनियर लीडर हैं और हियर से बातें या अपनी बात मनाने के लिए कि हमको लोग प्रधानमंत्री बना रहे थे, लालू नहीं बनने दिया, कब कौन बना रहा था? मुलायम की जीवनी लिखने वाले पत्रकार फ्रैंक हुजूर ने अपनी किताब द सोशलिस्ट में मुलायम के हवाले से लिखा है, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, मैं भी बन सकता था। सारा खेल लालू यादव ने बिगाड़ा। वीपी सिंह की शह पर लालू और शरद यादव ने साजिश की। जब मेरे नाम पर आम सहमति बन रही थी तभी लालू पलट गए। कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने तो मैं जहर खा लूंगा। उनका रोल बिहाइंड द कर्टेन काफी क्रूअल था और हिंदी हार्टलैंड के एक बहुत ही टावरिंग कैरेक्टर को, जिनके पास एक बहुत ही बड़ा मैंडेट भी था इस रीजन से, उनको रोकने में वो कामयाब हुए, वो एक हकीकत है। सवाल उठता है कि लालू ने तब जहर खाने की धमकी क्यों दी थी? ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुलायम सिंह की स्थिति ये हो गई है कि अगर उनसे बात करिएगा रांची का तो वो चले जाएंगे कराची में। लालू नहीं बनने दिया था, अब बन जाओ। सीताराम केसरी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी ने 21 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। समर्थन लेते हैं वापस किया। मुलायम के पास प्रधानमंत्री बनने का दूसरा सुनहरा मौका था। इस बार फिर हरकिशन सिंह सुरजीत ने मुलायम का साथ दिया। उनका बयान आया, मेरी नजर में प्रधानमंत्री उत्तर भारत का होना चाहिए जो सांप्रदायिक ताकतों को रोक सके। लेखक फ्रैंक हुजूर ने जल्द ही प्रकाशित होने वाली किताब द सोशलिस्ट में मुलायम के दावे का जिक्र किया है। सुरजीत ने संयुक्त मोर्चे में आम राय बना ली थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन को भी इत्तला कर दी गई थी कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर मोर्चे में सहमति है। उस समय 13 दलों के संयुक्त मोर्चे के कुल 179 सांसद थे। मुलायम ने दावा किया कि इनमें से 110 उनके पक्ष में थे। इनमें खुद देवेगौड़ा भी शामिल थे। इंद्र कुमार गुजराल को तो कोई जानता तक नहीं था, लेकिन तभी सुरजीत को अचानक मॉस्को जाना पड़ा। मुलायम सिंह तो प्रधानमंत्री बन गए थे, सिर्फ शपथ लेना बाकी था। अगर हरकिशन सिंह सुरजीत रूस न चले जाते और चंद्रबाबू नायडू और शरद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी, इन तीन लोगों ने उनका विरोध करके इंद्र कुमार गुजराल को नामित न किया होता, तो मुलायम सिंह जी और प्रधानमंत्री के पद में सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह की दूरी थी। जानकारों का कहना है कि उस समय लालू और शरद यादव कांशीराम को लेकर केंद्र में नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे और मुलायम इस राह के रोड़ा थे। इसलिए मुलायम को प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर ही रखा गया। अभी तक यही कहा जाता रहा है कि लालू यादव और शरद यादव ने मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन खुद वीपी सिंह भी मुलायम को पसंद नहीं करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि वीपी सिंह ने तो 1989 में मुलायम के यूपी का मुख्यमंत्री बनने में भी रोड़ा डाला था। मुलायम और वीपी सिंह के बीच राजनीतिक तनातनी की शुरुआत 1980 में हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी और वीपी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिन्हें मांडा का राजा कहा जाता था। मुलायम को चरण सिंह ने लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। वीपी सिंह ने यूपी में डकैतों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। मुलायम ने तब आरोप लगाया कि पुलिस एक जाति विशेष को ही डकैतों के नाम पर तंग कर रही है और फर्जी इनकाउंटरों में मरवा रही है। मैंने फर्जी मुठभेड़ में मारे गए लोगों की लिस्ट तैयार की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को मैंने खत लिखा है और राज्यपाल को मैंने खत लिखा है कि वीपी सिंह 5000 लोगों के मौत के जिम्मेदार हैं। उनमें से ये 418 जो फर्जी मुठभेड़ में मारे गए हैं वो भी इसमें शामिल है। सैकड़ों हत्याएं हुई, नृशंस और क्रूर और रक्त रंजित हत्याएं हुई और कई बार तो मुलायम सिंह जी के ऊपर विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पता नहीं क्या क्या धाराएं लगाने का प्रयत्न किया। चौधरी चरण सिंह जी को उनकी रक्षा के लिए उन्हें 2-2 पद देने पड़े। नेता विरोधी दल बनाए गए मुलायम सिंह जी
और प्रदेश के अध्यक्ष भी बनाए गए ताकि उनकी निजी सुरक्षा रहे। वीपी सिंह और मुलायम के बीच खटास का अगला दौर आया 1989 में। ये चुनाव बोफोर्स के मुद्दे पर लड़ा गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1987 में स्वीडन की बोफोर्स तोप खरीद सौदे में 64 करोड़ की दलाली खाने का आरोप लगा था और वीपी सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर जनमोर्चा बना लिया था। मुलायम ने तब गैर कांग्रेस गैर बीजेपी दलों को एक करने में देवीलाल के साथ बड़ी भूमिका निभाई थी। 1989 लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो कांग्रेस को 192 सीटें मिली, लेकिन उसने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। जनता दल को 141 सीटें मिली, जिसने वाम दलों की 52 और बीजेपी के 88 सीटों के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई। देवीलाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए वीपी सिंह का नाम आगे किया तो मुलायम सिंह ने भी पूरा समर्थन किया। सबने मान लिया था कि जनता दल की जब गवर्नमेंट बन गई वीपी सिंह साहब, जिसको बनाने में लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने काफी कंट्रीब्यूट करा था, क्योंकि चंद्रशेखर भी एक उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। बट वो चंद्रशेखर जो उनके ज्यादा करीबी थे, उनके बजाय उन्होंने इनको समर्थन दिया था। उस समय चंद्रशेखर भी पीएम बनना चाहते थे और मुलायम उनके करीबी थे। अब मुलायम ने अकेले यूपी से 48 सीटें दिलवाई थी। अगर तब मुलायम अड़ जाते तो वीपी सिंह पीएम नहीं बन पाते। लेकिन मुलायम ने पुरानी कड़वाहट को भुला दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वीपी सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। लेकिन उसी साल यूपी विधानसभा चुनावों के बाद जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया तो वीपी सिंह ने मुलायम का नाम आगे नहीं किया। यूपी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी और लोकदल के मुलायम सिंह के बीच ही लड़ा गया था। मुलायम का मुख्यमंत्री बनना तय था। 3 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने दिल्ली से 3 पर्यवेक्षकों को लखनऊ भेजा। वीपी सिंह ने इन्हें विशेष हिदायत के साथ भेजा कि वो अजीत सिंह के लिए जमीन तैयार करें। ये सब मान के चल रहे थे कि मुलायम सिंह जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बट एक दिन खबर ये आई कि अजीत सिंह जी भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं और एमएलएज डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे। ये पहली बार ही हो रहा था और इतनी टेंशन थी विधानसभा में, सबके सपोर्टर्स आर्म्स लेके गए थे और सीक्रेट बैलेट हुई थी। तब मधु लिमे जी आए थे शायद ऑब्जर्वर की तरह और उसमें अजीत सिंह जी हार गए थे। मुझे याद है कि हम लोगों ने जो जितने जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों के घर घूम रहे थे, कभी मुलायम सिंह जी के, कभी अजीत सिंह जी के। अजीत सिंह जी सो गए थे और मुलायम सिंह जी उस समय उनके घर पे एमएलएज आ रहे थे, उनको खिलाया जा रहा था, बहुत बैंड बाजा बज रहा था, बहुत रौनक थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह नफरत करते थे मुख्य मुलायम सिंह यादव से, तो पूरी कोशिश थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की मुलायम सिंह न बन पाए और चौधरी अजय सिंह चीफ मिनिस्टर बन जाए। 5 दिसंबर को यूपी विधानसभा के तिलक हॉल में नेता चुनने की बैठक हुई। प्रधानमंत्री वीपी सिंह की तरफ से भेजा एक संदेश सुरेंद्र मोहन पढ़ने के लिए खड़े हुए, लेकिन मुलायम अड़ गए। रुकिए, बैठिए। मैं किसी भी तरह के संदेश को पढ़े जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आप चुनाव कराने के लिए आए हैं, निष्पक्ष तौर पे करें। सबको झुकना पड़ा। अजीत सिंह और मुलायम के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर वोटिंग हुई और मुलायम पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि 1989 की इस हार का 1996 में वीपी सिंह ने हिसाब बराबर कर दिया। बचपन में मुलायम सिंह पहलवानी किया करते थे। वो धोबी पाट, चरखा, मल्तानी रामबान जैसे दांव लगाकर बड़े बड़े पहलवानों को चित कर दिया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सवाल उठा तो उनके ही पुराने समाजवादी साथी और लोहिया जी के शिष्य लालू प्रसाद यादव ने राजनीति का धोबी पाट मार दिया। तब मुलायम को अपने सैफई गांव की मिट्टी याद आई होगी, जहां पहली बार पहलवानी के गुण सीखे थे। मुलायम सिंह का जन्म नवंबर 1939 में यूपी के इटावा जिले के सैफई गांव में एक किसान परिवार के यहां हुआ था। मुलायम के जन्म लेने के बाद एक साधु ने उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की थी। साधु ने कहा था, ये पढ़ेगा
और अपने कुल का नाम रोशन करेगा। इसके बाद लोग नन्हे मुलायम से पूछते कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो मुलायम यही जवाब देते कि मैं पढ़ूंगा। बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं खूब पढ़ूंगा। आज का सैफई भारत का पहला 5 स्टार गांव है, लेकिन 40 के दशक में यहाँ पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2 1 कम 2 दूनी 4। मुलायम जब 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें गांव के मुखिया महेंद्र सिंह के पास पढ़ने भेज दिया। मुखिया घर के आंगन में रात्रि स्कूल चलाया करते थे। यहीं मुलायम ने गिनती सीखी, पहाड़े रटे। 2 दूनी 4 2 3 6। कर्म ही पूजा है। कर्म अर्थात कार्य। 1947 के आसपास गांव में प्राइमरी स्कूल खुला। गांव के ही सुजान ठाकुर को हेडमास्टर बनाया गया। हेडमास्टर ने मुलायम की भर्ती से पहले उनसे सवाल पूछे। स्कूल में पढ़ना चाहते हो? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर दोगे? हाँ। बम्बई कहाँ है? पश्चिम में। कलकत्ता कहाँ है? पूरब में। अच्छा, अब 1 से 10 तक की गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 मौखिक परीक्षा में उन्होंने प्रधानाचार्य के सम्मुख एक ही सांस में 1 से 100 तक गिनती सुना दी और 2 का पहाड़ा सुना दिया था। ये एक बड़ी बात है कि 2 का पहाड़ा भी उनको उस उम्र में ज्ञात था और आ से लेके ज्ञ तक की पूरी वर्णमाला भी सुना दी थी। तो इस तरह से उनको कक्षा 1 में प्रवेश न देकर सीधे सीधे उनके हेडमास्टर ने कक्षा 3 में प्रवेश दे दिया था। अन्याय सहन करना तो जैसे मुलायम के खून में ही नहीं था। एक दिलचस्प कहानी है कि मुलायम के परदादा ने 1857 में इटावा की जिला कलेक्ट्री के बाहर नमक टैक्स के खिलाफ धरना दिया था। उस समय कलेक्टर A.O. ह्यूम हुआ करते थे। वही ह्यूम जिन्होंने नौकरी छोड़कर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई थी। तब किसे पता था कि 100-125 साल बाद इसी कांग्रेस से मुलायम को लड़ना पड़ेगा। खैर, आपको बताते हैं कि मुलायम का नाम दादा भैया कैसे पड़ा। फ्रैंक हुजूर ने अपनी किताब में मुलायम के बचपन के दोस्त रामरूप के हवाले से लिखा है कि एक बार स्कूल के बाहर सवर्ण जाति के कुछ बच्चे एक दलित को लाल रंग के घड़े से पानी पीने से रोक रहे थे। वो दलित लड़के से मारपीट भी कर रहे थे। मुलायम से ये देखा नहीं गया। उन्होंने लड़कों को ऐसा नहीं करने को कहा। लड़के नहीं माने तो मुलायम ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। रामरूप बताते हैं कि हेडमास्टर सुजान ठाकुर बीच बचाव नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था। तभी से मुलायम को साथी दादा भैया कहने लगे। कभी झगड़ा नहीं करते, प्यार से रहते हैं, सभी समझे? वो किसी के साथ अन्याय नहीं देखना चाहते थे। अन्याय जो करता था उसका वो विरोध करते थे। अगर कोई तब भी नहीं मानता है तो वे गुस्से में पिटाई भी कर दिया करते थे। दादा भैया अपने 4 दोस्तों के साथ गांव भर में घूमते। ये 5 का गिरोह कहलाता था। एक ब्राह्मण, एक दलित, एक मुस्लिम इसमें शामिल था। सबको साथ लेकर साथ चलने का समाजवादी गुण मुलायम ने बचपन में ही शायद सीख लिया था। मुलायम बहुत शैतानियां करते थे। वो सांप को मुंह से पकड़कर बोतल में बंद कर देते थे, फिर उस बोतल को जमीन में दबा देते थे। उनकी फर्राटादार चाल थी और हाथ बहुत तेजी से चलते थे। हालांकि वो छोटे कद के बेहद दुबले पतले थे। पिता ने इस चपलता को देखा और पहलवानी के लिए प्रेरित किया। जो भी लड़ा उनसे हारा, चाहे वो कितने ही वजन का हो, लेकिन वो कभी उससे मना नहीं करते थे और कुश्ती जीतते थे। उसके बाद उन्होंने पहले जिले लेवल पे चैंपियन हुए, फिर कमिश्नरी लेवल पे हुए और उसके बाद फिर जहाँ जैसा समय आया वो हमेशा कुश्ती अच्छी लड़ते थे और जीतते थे। 9 साल की उम्र में ही मुलायम पहलवान हो गए थे। चरखा, मुराक, बैठक, धोबी पाट, काला जंग,
ढाक और मुल्तानी रामबाण जैसे दांव में सीख लिए थे। 1950 में उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बड़ी कुश्ती लड़ी थी, जिसमें 500 लोग मौजूद थे। उन्होंने अपने से दुगने पहलवान को हराया था। फ्रैंक हुजूर ने मुलायम के दोस्त रामरूप के हवाले से लिखा है कि मुलायम ने मैनपुरी में लाइट वेट कुश्ती का खिताब जीता था। मथुरा की एक प्रतियोगिता में आगरा मंडल के सभी पहलवानों को पटखनी दी थी। कॉलेज के दिनों में इटावा में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी मुलायम ने हिस्सेदारी की थी। वो गामा पहलवान से भी लड़े थे। चंदगी राम के साथ भी कुश्ती के दांव पेच आजमाए थे। गामा पहलवान का तो 60 के दशक में पूरी दुनिया में जलवा था। धोबी पाठ के साथ साथ जांघों के बीच में घुस के जो एक पटक लगाई जाती थी, उस दांव का नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो बहुत ही इनका प्रिय दांव था और छोटे कद के होने के कारण लोग इनको समझ नहीं पाते थे और ये टांगों के बीच में घुस के और उसको बिल्कुल घुमा के पटक देते थे। मुलायम जब 9th क्लास में थे तभी 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। मुलायम ने विरोध किया, लेकिन घर वालों के आगे घुटने टेक दिए। मुलायम के पिता सुघर सिंह हालांकि साधारण किसान थे, लेकिन वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। शादी में उन्होंने नगद या उपहार लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मुलायम को दहेज में एक भैंस जरूर दी गई। दूध घी के शौकीन मुलायम को राहत मिली होगी, पर अगले ही साल 15 साल के मुलायम को पहली बार जेल जाना पड़ा। बात है 1954 की। देश को आजाद हुए 7 साल हो चुके थे। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रधानमंत्री नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं दिनों यूपी सरकार ने नहरों के पानी की सिंचाई दरों में इजाफा किया था। लोहिया ने इसके विरोध में नहर रेट आंदोलन शुरू किया। 15 साल के मुलायम भी इस आंदोलन में कूद पड़े। वो सबसे आगे झंडा लिए उसे लहराते रहते थे और नारा लगाते थे। पुलिस ने दूसरे नेताओं के साथ मुलायम को भी गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। ये बच्चा तो अंडर एज है, इसे गांव भेज दो। मैं भी किसान हूँ और प्रदर्शन में हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? अपने चाचा चाचियों की तरह गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकता मैं? बाकी के लोगों को पुलिस इटावा जेल लेकर गई तो मुलायम भी वहां पहुंच गए। 28 घंटे जेल में ही रहे। तब जेलर की नजर उन पर पड़ी। इन आंदोलनकारियों के साथ तुम क्यों लड़ रहे हो बच्चे? हाँ, क्या बात? मुलायम नहीं माने तो पुलिस सुरक्षा में उन्हें गांव भेज दिया गया। इस आंदोलन का असर ये हुआ कि 1 रुपए में 3 पैसे की छूट किसानों को नहर रेट में मिलने लगी। लोहिया के समाजवाद से मुलायम का पहला जुड़ाव यहीं से हुआ। करीब 11,000 लोगों को लेके लोहिया जेल गए। उसमें मुलायम सिंह भी थे। तो मुलायम सिंह का पहला जो राजनीतिक बाप्तिस्मा कहते हैं हम लोग, प्रशिक्षण, बैप्टिज्म, वो सिंचाई, नहर सिंचाई आंदोलन के खिलाफ हुआ था उस वक्त। तब से फिर उन्होंने ये बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। मुलायम अब पूरी तरह से डॉक्टर लोहिया के मुरीद हो गए थे, शिष्य हो गए थे। लोहिया ने अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो मुलायम इससे भी सक्रिय रूप से जुड़ गए। तब तक मुलायम कोऑपरेटिव आंदोलन में भी कूद चुके थे और इटावा की कोऑपरेटिव समिति के चेयरमैन थे। बात है 1963 की। तब पहली बार मुलायम की मुलाकात अपने राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हुई। लोहिया फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे। मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ उनके प्रचार में जुटे थे। एक दिन शाम को बिधुना गांव में मुलायम की पहली मुलाकात अपने नेता से हुई। मुलायम ने अपना परिचय दिया। नमस्ते सर। नमस्ते। दिन भर मेहनत करते हो, सेहत का भी ध्यान रखो। जी सर। कुछ खाते भी हो या नहीं? लैया, चना, गुड़ साथ में रखता हूँ, काम चल जाता है सर। हाँ, और रात को सोते कहाँ हो?
पूरा गांव अपना है सर। खाने पीने का इंतजाम गांव के लोग कर देते हैं। ये लो 100 रुपए रख लो। अरे नहीं सर। रख लो। समाजवादी आंदोलन के लिए सेहत खराब करते हो, रख लो। धन्यवाद सर। लोहिया उपचुनाव जीते और संसद में जोरदार भाषण देते। मुलायम उनके भाषणों को बड़े गौर से पढ़ते थे। 1967 में मुलायम ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के चेले लाखन सिंह से था। मुलायम ने 12,500 वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। मुलायम सिंह जी एक स्टूडेंट लीडर की तरह पहले उभरे थे और फिर उसके बाद उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था जब एक उनके जो गुरु हैं उन्होंने एक दंगल में उनको देखा था और उन्होंने जो पटकी मारी थी तो उन्होंने अपनी सीट उनको दी थी जसवंत नगर की। उस तरह से उनकी एंट्री हुई थी और वो एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड जाति के थे। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पूरे कंट्री की जो पॉलिटिक्स थी वो अपर कास्ट डोमिनेटेड थी। तो वो एक बैकवर्ड एरिया से आए थे, बैकवर्ड कास्ट के थे और जसवंत नगर से जीत के वो आगे आए थे। जिस साल मुलायम ने अपना पहला चुनाव जीता उसी साल डॉक्टर लोहिया की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। उसी साल यानी 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी। मुलायम चरण सिंह के साथ हो लिया और चरण सिंह मुलायम को नन्हा नेपोलियन कहा करते। चौधरी चरण सिंह की गिनती देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में होती है। यूपी में चरण सिंह ने सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग की थी। अजगर नाम का जातिगत समीकरण बनाया था, यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। मुलायम सिंह ने 1974 में लोकदल बनने के बाद इसमें कुर्मी और मुसलमानों को भी जोड़ा। इसी समीकरण के बल पर मुलायम पहली बार 1989 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। लोहिया के समाजवाद पर चुनावी जातिवाद हावी होने लगा था। मैंने कई बार पूछा मुलायम सिंह जी से भी कि बजाय राजरान के चरण सिंह के संपर्क में, सानिध्य में आप कैसे आ गए? तो हंस के टालते रहे और कहा नहीं चौधरी साहब थे। तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ी वोट की राजनीति भी आ गई थी क्योंकि चौधरी चरण सिंह बैकवर्ड पिछड़ी जाति के नेता बन गए थे। मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री थे और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री। वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को हवा दी थी। 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय राम मंदिर जन्मभूमि का ताला खोला गया था और 3 साल बाद मंदिर के लिए सांकेतिक शिलान्यास हुआ था। बीजेपी इस आंदोलन को गरमा रही थी। बीजेपी के आंदोलन की धार कम करने के लिए वीपी सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया। उस समय तक देश में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को ही आरक्षण मिलता था। 1979 में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसादी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया था। आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। मुलायम का दावा है कि उन्होंने ही इस सिफारिश को लागू करने के लिए वीपी सिंह पर दबाव डाला था। बिना मुलायम सिंह के वो मंडल कमीशन रिपोर्ट भी शायद लागू नहीं हो सकती थी। उसमें और भी लीडर्स थे जो कि ओबीसी के उस मंडल कमीशन के अपलिफ्टमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी सेंसिटिव थे। लेकिन वीपी सिंह ने जाहिर है कि एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला था, मगर उसमें मुलायम सिंह यादव की बिल्कुल बेहद सहमति थी और उन्होंने जरूर पुश किया था कि ये होना चाहिए। मुलायम को अपना राजनीतिक कद बढ़ाने का दूसरा मौका राम जन्मभूमि आंदोलन ने दिया। अक्टूबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों से अयोध्या पहुंचने का आदेश दिया ताकि 30 अक्टूबर को राम जन्मभूमि के लिए सांकेतिक कार सेवा की जा सके। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से कार सेवकों ने अयोध्या कूच करना शुरू किया। मुलायम ने हुंकार भरी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। मुलायम ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह से दिल्ली यूपी सीमा सील करने की मांग की, लेकिन उनकी मांग ठुकरा दी गई। वीपी सिंह को अपनी सरकार जाने का खतरा था, जो बीजेपी और वाम दलों की बैसाखियों पर टिकी थी। आडवाणी साहब के रथ को
मुलायम सिंह रोकना चाहते थे, जब पहली बार यूपी के अंदर से होकर गुजरा है, लेकिन उन्हें इजाज़त दी नहीं गई। माहौल जाहिर है कि काफ़ी कम्युनली सेंसिटिव होता जा रहा था, पोलराइजेशन हो रहा था और वायलेंस काफ़ी एक पोटेंशियल फैक्टर बनता जा रहा था, लेकिन उन्होंने लालू साहब को इजाज़त दी कि उसे रोका जाए। 28 अक्टूबर 1990 को मुलायम ने टाइम पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था, सरकार में रहे ना रहे मस्जिद मेरी लाश पर ही गिरेगी। जब तक मुलायम की सत्ता कायम है, मस्जिद शहीद नहीं होगी। 30 अक्टूबर को कार सेवकों ने जबरन विवादित ढांचे पर चढ़ने की कोशिश की। मुलायम ने गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें 16 कार सेवक मारे गए। नेताजी अब मौलाना मुलायम हो गए थे। फिर उसके बाद आपका यात्रा हुई, रथ यात्रा हुआ और उस पे इन्होंने फायरिंग कराई कार सेवकों पे। तो एक इशू जो कि मुस्लिम्स के लिए, यूपी के मुस्लिम्स के लिए बहुत बहुत सीरियस था, वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का था। उसमें जिस तरह से मुलायम सिंह जी खुल के आए, आजम खान ये सब लोग, उस तरह से तो कांग्रेस कभी आ भी नहीं सकते थे, कभी आई भी नहीं, तो वो एक कारण था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने गिरा दिया। इससे एक महीना पहले ही मुलायम ने 4 नवंबर को समाजवादी पार्टी का गठन किया था। पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल रखा गया। इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी। बचपन से ही मुलायम को साइकिल का शौक था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुलायम सिंह को पहली बार साइकिल कैसे मिली? फ्रैंक हुजूर ने अपनी किताब में मुलायम के बचपन के दोस्त रामरूप के हवाले से लिखा है कि बात 1960 की है। मुलायम इटावा के डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। 20 किलोमीटर रोज आना जाना पड़ता था। मुलायम को अदद साइकिल की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था कि साइकिल के लिए पिता से कह सके। एक दिन मुलायम और रामरूप उजियानी गांव में किसी काम से गए। दोपहर का समय था। गांव की चौपाल में लोग ताश खेल रहे थे। मुलायम और रामरूप भी उसमें शामिल हो गए। गांव गींजा के आलू के कारोबारी लाला रामप्रकाश गुप्ता भी ताश खेल रहे थे। लाला जी ने शर्त रखी कि जीतने वाले को रॉबिनहुड साइकिल दी जाएगी। मुलायम ने बाजी जीती और इनाम में मिली रॉबिनहुड साइकिल। 1963 और 1993 की साइकिल में बड़ा फर्क था। मुलायम समझ रहे थे कि सिर्फ साइकिल मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंचा सकती, और यहीं मुलायम ने बड़ा राजनीतिक जुआ खेला। उन्होंने कांचीराम की बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला लिया। एक चतुर नेता की तरह नेताजी ने बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन का चुनावी तोड़ निकाल ही लिया। यूपी में पहली बार दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों का नया समीकरण बना। दलित 20%, मुस्लिम करीब 18% और पिछड़े यादव करीब 12%। उधर कांशीराम लोकसभा में जाना चाहते थे और नेताजी उनकी मदद कर सकते थे। कांशीराम उस वक्त बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे। ही वॉज ए वेरी स्मॉल प्लेयर। मायावती उस वक्त एक नॉन एंटिटी की तरह थी यहाँ की राजनीति में। मुलायम साहब को ये भी नहीं था कि सारे के सारी जो यहाँ की जो सो कॉल्ड दलित ब्लॉक है वो उनके पीछे है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लार्जर यूनिटी बनाने के लिए और एक स्ट्रांग चैलेंज देने के लिए अपने अपोजिशन को उनका साथ लिया। नेताजी का दांव सही साबित हुआ। विधानसभा चुनाव में बसपा सपा का गठबंधन जीता और 5 दिसंबर 1993 को मुलायम ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन ये गठबंधन 1.5 साल ही चल सका। मुलायम ने कांशीराम मायावती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया तो कांशीराम ने मुलायम पर दलितों की उपेक्षा के आरोप लगाए। 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। ये नेताजी ही थे जिन्होंने यूपी में ऊंची जातियों की राजनीति को सबसे पहले खत्म किया और पिछड़ों को पहली बार सत्ता दिलवाई। 1996 के लोकसभा चुनाव हुए और मुलायम दिल्ली की राजनीति में कूद पड़े। वो ओबीसी के मसीहा थे, मौलाना मुलायम थे। लोकसभा की 85 सीटें देने वाले राज्य यूपी से आते थे। वही यूपी जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए थे। मुलायम में भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जगने लगी।
इसे हवा दिया थर्ड फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट की राजनीति ने, पॉलिटिक्स ने। 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लेकिन मुलायम चूक गए। इसका हम पहले जिक्र कर ही चुके हैं। नेताजी को प्रधानमंत्री बनने का एक और मौका मिला 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार एक चाय पार्टी की वजह से गिर गई। आज बीजेपी में शामिल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मार्च 1999 में दिल्ली के एक होटल में एक चाय पार्टी दी। इसमें जयललिता और सोनिया गांधी भी शामिल थे। इस चाय पार्टी के कुछ दिन बाद ही वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी। दरअसल वाजपेयी सरकार में जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कानून या वित्त मंत्री बनना चाहते थे। जयललिता ने समर्थन के बदले ऐसी शर्त भी रखी थी, लेकिन बीजेपी ने इस शर्त को नहीं माना था। स्वामी ने 13 महीने बाद मौका मिलने पर चाय के प्याले में तूफान खड़ा किया, जिसमें वाजपेयी की सरकार उड़ गई। हमारी राय शुरू से थी कि बीजेपी एनडीए की सरकार को गिराना है तो एक वैकल्पिक सरकार बननी चाहिए। तो मैंने उसी लिए एक टी पार्टी बुलाई थी, जिसमें जयललिता आ रही थी और जयललिता और सोनिया गांधी को भी मैंने बुलाया था, वो भी आ गई और मायावती भी साथ देने लग गई। वाजपेयी सरकार गिरी तो मुलायम को लगा कि अब उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना सच हो सकता है, लेकिन इस बार मुलायम सिंह ने राजनीतिक चतुराई दिखाई और प्रधानमंत्री बनने की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। मुलायम सिंह के घर पर ही बैठक हुई। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जयललिता, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता शामिल हुए। मुलायम सिंह का घर में ये बैठक हुआ। उसके बाद ये 3 प्रस्ताव इन लोगों ने तैयार किया। उसमें से पहला प्रस्ताव था कि ज्योति बासु को बनाएंगे। सेकंड प्रस्ताव तो जो सोनिया गांधी कहेगी जिसका नाम उसको बनाएंगे, वो दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव कांग्रेस बन सकता है गवर्नमेंट, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनना, ये तीसरा था। ये तीनों लेके सोनिया गांधी के पास जाने से सोनिया गांधी ने तीनों को मना कर दिया। कुल मिलाकर 3 प्रस्ताव सोनिया गांधी के पास रखे गए थे। मुलायम सिंह को लग रहा था कि सोनिया चाहती तो उनका भी नाम ले सकती थी, लेकिन सोनिया ने कोई नाम नहीं लिया और इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। सवाल उठता है कि सोनिया ने मुलायम के नाम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। नेताजी ये दावा करते रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई तमन्ना नहीं थी। उल्टे उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उधर उनके विरोधी कहते हैं कि चूंकि सोनिया ने मुलायम का नाम नहीं बढ़ाया, इसीलिए मुलायम ने उनकी राह रोकी। अलबत्ता मुलायम के कांग्रेस से हमेशा ही मीठे संबंध बने रहे। खैर, हम बात करते हैं 4 यारों की। एक वक्त था जब 4 यारों की चौकड़ी बड़ी मशहूर हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, आजम खां और बेनी प्रसाद वर्मा। आज मुलायम के साथ सिर्फ आजम खां खड़े हैं। बेनी बाबू यूपीए सरकार में मंत्री हैं और अमर सिंह दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन वक्त था जब राजनीतिक गलियारों में मुलायम अमर जोड़ी के चर्चे हुआ करते थे। 90 के दशक में अमर सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे और मुलायम के साथ थे आजम खां, जनेश्वर मिश्र, राज बब्बर और मोहन सिंह जैसे नेता। उस समय मुझे याद है कि भिंडे से जब मैं लड़ने वाला था तो मुलायम सिंह जी ने बड़ी सदासहता से कहा था कि आप लड़िए, कांग्रेस से जिताने का काम मेरा है। तो मुलायम सिंह जी, चाहे मैं वीर बहादुर सिंह जी के साथ रहा हूँ, चाहे मैं श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के साथ रहा हूँ, मुलायम सिंह जी से हमारा समन्वय और संबंध हरदम बना रहा है। अमर सिंह साहब जो समाजवादी पार्टी में दाखिल हुए थे एक चूहे की तरह, मालूम नहीं होता कि ये चूहा किस कोने से दाखिल हो गया। मुलायम ने अमर सिंह को राज्यसभा भिजवाया। बदले में अमर सिंह ने मुलायम को दिल्ली के अमीर और प्रभावशाली लोगों से मिलवाया। मुलायम सिंह कभी 5 तारा संस्कृति के पोषक नहीं रहे, न आज हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी के पूरे इस संस्कृति में एक ही परिवर्तन मैंने कराया, और वो परिवर्तन ये है कि मैंने उनको ताज मानसिंह के हाउस ऑफ मिंग में भोजन कराने की आदत डाली। एक ही खराब आदत मैंने डाली। अमर सिंह के आने के बाद
उनका सोच थोड़ा बदल गया और वो अनिल अंबानी से उनका मुलाकात हो गई। उसके बाद अमिताभ बच्चन से बहुत नज़दीक हुआ। इस वजह से उनका सोच विचार और ये सब थोड़ा थोड़ा करके बदलते जा रहे थे। इस बीच 2004 के लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का इंडिया शाइनिंग का नारा पिटा। कांग्रेस को 141 सीटें मिली और मुलायम ने 35 सीटें जीती। मुलायम को लगा कि कांग्रेस खिचड़ी सरकार बनाने की बजाय तीसरे मोर्चे की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है और इस सरकार के प्रधानमंत्री वो खुद हो सकते हैं। कहा जाता है कि मुलायम के करीबी एक बड़े उद्योगपति सोनिया के पास ऐसा एक प्रस्ताव भी लेकर गए थे, लेकिन सोनिया ने वाम मोर्चे और अन्य दलों के सहारे कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God. लेकिन 2008 में अमेरिका से परमाणु करार के मुद्दे पर वाम मोर्चे ने मनमोहन सिंह सरकार का साथ छोड़ा। अमर सिंह ने इस मौके को भुनाया और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मुलायम के 35 सांसदों की मदद से सरकार को बचा लिया। उस समय बीजेपी के 3 सांसदों ने उन्हें खरीदने का आरोप लगाते हुए संसद में नोटों के बैग लहराए थे। कैश फॉर वोट केस में अमर सिंह पर आरोप तो लगे, लेकिन उनका कांग्रेस सरकार में दखल बढ़ा और साथ ही अपनी समाजवादी पार्टी में कद भी। 2009 के लोकसभा चुनावों में अमर सिंह ने अपनी करीबी जयप्रदा को रामपुर से चुनाव लड़वाया। जो लोग मोहब्बत के इतने दीवाने हैं कि जिंदगी की सच्चाइयों को भी भूल गए हैं और किसी सहेली के लिए इतना नहीं बिगड़ा जाता। पार्टी में अमर सिंह का विरोध इस कदर बढ़ा कि मुलायम को उनसे किनारा करना पड़ा। असली मौका आया जब आप भरोसा करते थे, उन्होंने हमारी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देश उन्हें दलाल कहता था, हमने उन्हें दल्ला कहा। समाजवादी पार्टी अमर सिंह के बगैर हो सकती है, आजम खान के बगैर नहीं। मुलायम सिंह उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होने का शानदार मौका मिला 2012 में। यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटें मिली। नेताजी ने अपने 38 साल के बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। युवा सोच, युवा हाथ, युवा जोश, युवा नेतृत्व। ऐसा लगा कि डेवलपमेंट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे 80 लोकसभा सीटों में से आधी जीतकर नेताजी 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सका है? यूपी में पिछले 1.5 सालों में 100 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं, लेकिन 2013 के पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के दंगों ने समाजवादी पार्टी की पोल ही खोलकर रख दी। 50 से ज्यादा लोग मारे गए। हजारों को शरणार्थी शिविरों में रहने पर मजबूर होना पड़ा। सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने वाले मुलायम सिंह अपने ही घर को संभाल नहीं पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में राइट हुआ, राइट के पहले जो 84 कोसी परिक्रमा हुआ और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं, बीएचपी के नेताओं को मुलायम सिंह के, अखिलेश के घर में सम्मान दिया गया, उससे मुस्लिम कम्युनिटी में गलत संदेश गया। और उसके बाद जब राइट हुआ तो राइट होने के बाद जो माहौल बना उसमें ठीक से हैंडल नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी की सरकार। मुस्लिम यादव एक बड़ा अलायंस था, 15% और 12%, 27% का वोट शेयर था और वो एक बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी शक्ति बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुलायम सिंह उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। मुलायम इन दिनों फिर से तीसरे मोर्चे की संभावना को टटोल रहे हैं, लेकिन चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी को 15 से 20 सीटें ही मिल रही हैं। नेताजी फिर से यादव मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और उनके निशाने पर सीधे मोदी हैं। आपने इतना मुसलमानों का कत्लेआम किया था और मुसलमानों का कत्लेआम करके माफी मांगते यहाँ के नेता। क्या यहाँ के हमारे मुसलमान भाइयों को नासमझ समझते हो? ये समझदार कौम है, भरोसेमंद कौम है, ये बहादुर काम है और जिसके साथ रहते मन से रहते हैं, इस कौम के लिए कहते माफी। नेताजी, शर्म से माथा झुक जाता है नेताजी।
आपकी राजनीति के कारण, आपके नेताओं की गुंडागर्दी के कारण पूरे हिंदुस्तान में जो गंभीर गुनाह हैं, उसमें 45% गुनाह अकेले नेताजी आपके नाक के नीचे होते हैं। नन्हा नेपोलियन 2 बार दिल्ली फतेह करने से चूका है। इस बार एक बार फिर तीसरे मोर्चे की हांडी चढ़ाई गई है, लेकिन क्या सत्ता की खिचड़ी पकेगी या नहीं, इसको लेकर शक है। नेताजी नहीं तो फिर कौन? मिलेंगे अगले हफ्ते।